नहीं है। तो राजभर समाज का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं प्रथम सांसद बना। राजभर समाज का देश का प्रथम सांसद बना मैं। जी, ये किस सन की बात है सर? 84 से लेकर 99 तक की कहानी है। सांसद बनने के बाद अपने 5 वर्षों में कोई एक कार्य जो कर करके आपको बहुत संतुष्टि मिली हो कि हमने जनता के लिए ये कर दिया। पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ, हाँ, हुआ था 1998 में, जिससे भारत परमाणु शक्ति संपन्न बना। एक वर्ष बाद 1999 में कारगिल युद्ध होता है और भारत पाकिस्तान को हरा करके अपने भूमि पर जीत करके कब्जा ले लेता है। ऐसे में आप उस समय सांसद भी थे, तो संसद का माहौल कैसा था उस समय? और उन्होंने मुझे जबरदस्ती लोकसभा लड़ाया था। मैं तो यहाँ विधानसभा बेलथरा रोड की तैयारी कर रहा था। ये लोग कहा कि नहीं, तुम्हें लोकसभा लड़ना है 1999 में। सर, बेलथरा रोड की सीट तो सुरक्षित है। नहीं, उस समय सामान्य थी। इस समय, आज के समय अटल जी का पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही लोग सम्मान करते हैं और आपने तो अटल जी के साथ संसद में वाद विवाद किया होगा। ऐसे में वो अनुभव कैसा था? फाइल पड़ी हुई है वित्त विभाग में, लखनऊ 5 करोड़ के लगभग की थी जी और पैसा आ नहीं रहा। जब पैसा आएगा तभी काम शुरू हो पाएगा। जी। तो हम दिल्ली गए संजोग से। हमारे यहाँ सिकंदरपुर के एक हमारे वो साथी थे जो वहाँ योजना भवन में काम कार्य कर रहे थे उसी विभाग में। मैंने उनसे संपर्क किया, उनसे बताया तो उन्होंने यहाँ पर लखनऊ बात किया तो उनको जानकारी मिली कि पैसे के अभाव में यह काम बंद हो रहा है। तो उन्होंने उस फाइल को मंगा लिया है, कहा कि फाइल को कल भेजो हमारे यहाँ। वो फाइल गई दिल्ली। उस समय जनता की क्या अपेक्षा थी? और आज तो जैसे लग रहा है कि गांव में जैसे औरतें लड़ती हैं वैसे पार्लियामेंट में हो जा रहा है, लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। आपके अनुसार नेताओं में टकराव होते हैं और अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या जनप्रतिनिधि और जनता के बीच भी दूरी बढ़ रही है आज के समय? मुझे आत्मविश्वास था कि हमने किसी का नुकसान नहीं किया है तो हमारा कोई विरोध करने वाला भी नहीं। मैंने पार्लियामेंट में 15 दिन का सेशन चला, उसी में पहली बार ही क्वेश्चन लगा दिया। जी। तो उसका जवाब आया, बहस तो नहीं हुई लेकिन उसका जवाब आया कि 18 या 20 जिलों का यहाँ सर्वे करे। आदेश हो गया था, सर्वे करा दिया, रिपोर्ट बन गई। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण प्रमुख सचिव की यहाँ रिपोर्ट पड़ी थी, मुख्यमंत्री थी बहन मायावती जी। मैंने उनसे 3 बार कहा, टालती गई, 2 बार टाल गई, तीसरी बार मैंने कहा, हम कहा कि मेरा काम नहीं है। मैंने कहा कि मुझे पता है तो दिल्ली से होगा, आप इसको भेजना है, आपको जो प्रस्ताव तैयार हुआ है उसको भेजना है। तो वहीं पर काफ़ी उनसे बहस हो गई। उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगी और फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैं अगली बार तुम्हें चुनाव नहीं लड़ाऊंगी। जी, मायावती जी ने खुद कहा। मायावती ने कहा तो मेरे दिमाग से दिया गया। तो मैंने इस बार भी मांगा नहीं था, आपने मुझे ज़बरदस्ती लड़ाया था। जी। तो इस पर और चिढ़ गई और मैंने वहीं से फिर निकला। उन्होंने भेजा नहीं, मैंने आज निकला। फिर मुलायम सिंह से मिलकर हमने वो प्रस्ताव को तो भिजवा दिया। फिर उस प्रस्ताव चूंकि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तो राहुल गांधी से मिलना था। तो एक कांग्रेसी नेता थे रायबरेली के, उन्हीं के माध्यम से हम लोग गए, मिले। राहुल जी ने कहा कि नहीं ठीक है राजभर जी, मैं इस काम को करूँगा, लेकिन आप मेरे साथ आ जाइए, मेरे पास कोई बैकवर्ड का वैसा नेता नहीं। आप आइए और मैं आपका काम करूँगा। 1.5-2 महीने पर राहुल गांधी खुद फ़ोन करके बुला लेते थे। मनमोहन सिंह जी से, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थी मीरा कुमार, बिहार की जगजीवन राम जी की बेटी, उनसे भी हम लोग मिले। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, वो हम लोगों के साथ चल करके लेकर गए। सोनिया गांधी के यहाँ मिले हम लोग, मीरा कुमार, तमाम नेताओं से मिलते रहे इस मुद्दे पर। जी।
सिर्फ हाँ होता रहा, हुआ नहीं, कांग्रेस छोड़ दिया। और छोड़ा भी इस विषय पर कि हमको चुनाव था 14 का, जी, लोकसभा का। हमको बुलाया गया, बोला कि आप बलिया लोकसभा लड़िए। भाजपा में आ गए, हम्म, भाजपा में भी सक्रिय रूप से राजनीति कर रहे हैं, तो क्या भाजपा से भी ये आपका मांग है? चल रहा है। अपने पत्र दे करके प्रधानमंत्री के यहाँ, राष्ट्रपति के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, सबके यहाँ दिया गया है। जी। और लोग भी लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। अब अगली तैयारी आपकी क्या है? भाजपा की विचारधारा पसंद है या फिर भाजपा के नेता? अब इतिहास पढ़ेंगे तो नेहरू जी से लेकर के राहुल राहुल गांधी तक सब उसी में इधर उधर घूम रहा है। जी। सपा में देखेंगे तो वही है, बिहार में लालू की पार्टी, आरजेडी में देखेंगे तो वहाँ भी वही है। मुख्य रूप से जो इधर की पार्टियां हैं, उत्तर भारत की। ये हमारे यहाँ के, हमारे समाज के सकलदीप राजभर थे। हाँ। देखिए, हमको तो अभी उपचुनाव की संभावना नहीं लग रही है। विधानसभा या पार्लियामेंट में उसमें जो विषय आ रहे हैं, जनहित के मुद्दे आ रहे हैं, जिसे जनता से संबंधित मुद्दे हैं, छात्रों से संबंधित मुद्दे हैं, किसानों से संबंधित मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दों पर सलेमपुर की जनता के लिए कोई संदेश? माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित देश में जो और अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं पत्रकारिता के, और उनमें जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सबके लिए आपका प्यारा संदेश क्या कुछ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय को और मैं संस्कार शरण श्रीवास्तव। स्वागत है आपका राष्ट्रीय को के प्रश्नोत्तर के एपिसोड 16 में। आज फिर से एक बार जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, वो उत्तर प्रदेश के देवरिया और बलिया में एक लोकसभा पड़ता है सलेमपुर, वहां के पूर्व सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में बलिया के रसड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ चुके हैं। बब्बन राजभर जी, स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। सर, मैंने अभी परिचय के क्रम में बताया कि आप एक राजनैतिक व्यक्ति हैं। ऐसे में मेरा पहला प्रश्न ये है कि बचपन आपका कैसा रहा, संघर्ष भरा या फिर साधारण? बचपन हम लोगों का एक साधारण परिवार से शुरुआत हुआ, जी। और उसमें जब हम लोगों की एजुकेशन का कार्य चल रहा था, उस समय विद्यालय भी काफ़ी दूर थे, आने जाने में दिक्कतें थी, और किसी तरह से मतलब मान कर चलिए कि जो शिक्षा लेनी थी ली गई। सर, अगर बचपन आपका संघर्ष में रहा तो फिर राजनीति की तरफ कैसे मुड़ना हुआ? राजनीति में आने का, मुड़ने का मकसद हुआ, एक हमारे देश में ऐसा एक मसीहा पैदा हुआ, माननीय कांसी राम, जी। जिन्होंने सोए हुए लोगों को जगाया, जी। जो राजनीति से काफी दूर थे, जो पिछड़े थे, दलित थे, अल्पसंख्यक, ऐसे लोग जिनको कोई पूछता नहीं था, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके संगठन बना करके वो काम करना शुरू किए, और उनसे संपर्क हुआ तो हम लोग भी उनसे साथ जुट करके काम करना शुरू कर दिए। कांशीराम जी से आप भी मिले हैं? अनेकों बार मिले हैं कांसी राम जी से, हमारे बलिया में आए थे, मुलाकात हुई, और मुलाकात होने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया गया, और 15 सालों तक ब्लॉक से लेके जिले तक, ब्लॉक पहले वहाँ ब्लॉक अध्यक्ष रहा, विधानसभा अध्यक्ष रहा, जिले का महामंत्री रहा, लास्ट में जिला अध्यक्ष भी रहा बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का। ये किस सन की बात है सर? 84 से लेकर 99 तक की कहानी है। जी। जिस समय मैं सांसद बना था उस समय मैं जिले का प्रेसिडेंट था बलिया का। बलिया का। और कांसी राम जी, यदि 200-400 की भीड़ है उसमें भी भाई नाम और बाई फेस। फेस पहचानते थे, बुला लेते थे कि बब्बन राजभर इधर आओ। काफी संपर्क था उनसे, जी। और उन्होंने मुझे जबरदस्ती लोकसभा लड़ाया था। मैं तो यहाँ विधानसभा बेलथरा रोड की तैयारी कर रहा था,
ये लोग कहा कि नहीं तुम्हें लोकसभा लड़ना है 1999 में। सर बेलथरा रोड की सीट तो सुरक्षित है, तो नहीं, फिर उस समय सामान्य थी। अच्छा उस समय सामान्य थी आपके 90-92 के दशक में। नहीं नहीं, 99 में हमने लोकसभा लड़ा नहीं ना, उससे पहले। जैसे आपने बताया 84 से 99 तक आप पार्टी के दायित्व पर है, तो उस समय वही 90, 99, 84 के समय ये सामान्य सीट थी, बाद में ये सुरक्षित हुई। सर आपने बताया कि काशीराम जी के संपर्क में आने से आप सक्रिय रूप से राजनीति करने लगे और आपको टिकट मिला बहुजन समाज पार्टी से सन 1999 में, और पहली बार टिकट मिलता है और सलेमपुर लोकसभा से आप जीत भी जाते हैं चुनाव। पहली बार में जीते। जी माननीय सांसद के रूप में आप चुने जाते हैं, ऐसे में वो अनुभव कैसा रहा? अच्छा रहा। जो मैं सोच भी नहीं रहा था कि मैं सांसद बनूंगा, मैं तो विधानसभा के चक्कर में था कि एक विधानसभा लड़ के विधायक बनो। लेकिन लोकसभा लड़ाया गया, यहाँ की जनता ने साथ दिया और मैं सांसद बन गया, तो काफी सुखद अनुभूति हुई। उस समय जनता की क्या अपेक्षा थी? जनता की अपेक्षा देखिए, उस समय चाहे आज भी जी एक ही होती है कि जो जिसको नेता चुनती है, नेता उनके बीच में रहे, उनकी बातों को सुने, उनकी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं के साथ 2 कदम चले। और वो काम मैंने किया। चुनने के बाद हमेशा जनता के बीच में ही रहा। आप जब सांसद बन गए, तो सांसद बनने के बाद अपने 5 वर्षों में कोई एक कार्य जो कर करके आपको बहुत संतुष्टि मिली हो कि हमने जनता के लिए ये कर दिया? एक कार्य। ये तो मैं उदाहरण के लिए हाँ बता हाँ रहा हूँ, हाँ। आप जो भी मैंने कार्य तो छोटे बड़े बहुत से हुए, जिससे आपको लेकिन व्यक्ति। ये एक कार्य था जी जो भागलपुर का पुल बन रहा था। जी हम जब सांसद बने थे, उस समय पैसे के अभाव में वो काम बंद हो गया था। पैसा समाप्त हो गया था। शासन के पास। से पैसे नहीं आया था। पैसे के अभाव में वो काम बंद हो गया था और यहाँ से सामान लोग लेकर के जा रहे थे। जी हमें जानकारी मिली, फिर उसका अधिशासी अभियंता से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि फाइल पड़ी हुई है वित्त विभाग में, लखनऊ 5 करोड़ के लगभग की थी, जी और पैसा आ नहीं रहा है। जब पैसा आएगा तभी काम शुरू हो पाएगा। तो हम दिल्ली गए। संजोग से हमारे यहाँ सिकंदरपुर के एक साथी थे जो वहाँ योजना भवन में काम कार्य कर रहे थे, उसी विभाग में। मैंने उनसे संपर्क किया, उनसे बताया, तो उन्होंने यहाँ पर लखनऊ बात किया, तो उनको जानकारी मिली कि हाँ, पैसे के अभाव में यह काम बंद हो रहा है। तो उन्होंने उस फाइल को मंगा लिया है। जी। कहा कि फाइल को कल भेजो हमारे यहाँ। वो फाइल गई दिल्ली और उन्होंने 5 करोड़ रुपया 1 हफ्ते के अंदर वहां से स्वीकृत करा दिया, स्वीकृत कर दिया। और पैसा आया, ये काम पूरा हो गया। ये माने ये बड़ी उपलब्धि थी हमारे लिए। जी सर, इसको करने में कितने महीने लगभग? तो है नहीं, कुछ कुल मिला के 15-20 दिन। जी ये आपके सांसद कार्यकाल की व्यक्तिगत रूप से ये कर और बड़ी करके उपलब्धि थी। बड़ी उपलब्धि, इसको कर करके आपको बहुत गर्व महसूस हुआ? सर मेरा अगला प्रश्न ये है कि उस समय, आज के समय अटल जी का पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही लोग सम्मान करते हैं, और आपने तो अटल जी के साथ संसद में वाद विवाद किया होगा, ऐसे में वो अनुभव कैसा था? नहीं, अटल जी का युग और आज का वर्तमान युग, दोनों में जमीन आसमान का अंतर नहीं, है। मैं आपका पहले पूछ रहा हूँ कि आपने तो उनसे वाद विवाद किया हाँ, होगा। थे वहां पर। जी कभी कभार मुलाकात होती थी, बात हो जाती थी, कोई समस्या का था तो हम लोग लेटर वगैरह ले जाकर देते थे। जी वह उनका जो कार्य करने की शैली थी, जी सबकी सुनते थे। और पहली बार 24 दलों को मिला करके बिना विवाद का उन्होंने 5 साल तक चलाया सरकार को। उसका कारण था कि सबको सुनते थे, सबको सम्मान करते थे। पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ हाँ, हुआ था। 1998 में, जिससे भारत परमाणु शक्ति संपन्न बना। 1 वर्ष बाद 1999 में कारगिल युद्ध होता है और भारत पाकिस्तान को हरा करके अपने भूमि पर जीत करके कब्जा ले लेता है। ऐसे में आप उस समय सांसद भी थे, तो संसद का माहौल कैसा था उस समय? संसद में के सभी दलों के लोग प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी के साथ थे।
वहाँ कहीं किसी तरह से कोई विरोध का भाव नहीं था। जो पोखरण का परमाणु परीक्षण हुआ था, जी अमेरिका नहीं चाहता था कि यह परीक्षण किया जाए, लेकिन अटल जी ने उसको काम को किया, दृढ़ता के साथ किया, होगा। और युद्ध भी उन्होंने किया कारगिल वाला, और और उस जीते पर भी। जीत जीत भी हासिल की, जिसमें सभी दलों का सहयोग रहा है। जी। तो उस समय संसद का माहौल तो असामान्य ही रहा होगा, नहीं क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धियां दो दो एक नहीं, ही। असामान्य का मतलब ये था कि लोग ऐसा नहीं था कि लोग भयभीत थे कि युद्ध हो रहा है, सब जी लोग आश्वस्त थे कि हमारी जीत होगी। जी। 1999 से 2004 या फिर 90 के दशक में और आज की राजनीति में क्या कुछ आपको फर्क नजर आता है? फर्क में, दोनों में तो अंतर है। उस समय नेता जैसे अभी आज के वर्तमान समय में, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, जिस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करते हैं किसी के व्यक्तिगत जीवन पर, उस समय ऐसा नहीं था। विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष, एक दूसरे का लोग सम्मान करते थे, भले वो सरकार कोई चला रहा है, कोई विपक्ष में बैठा हो। और आज तो जैसे लग रहा है कि गांव में जैसे औरतें लड़ती हैं, वैसे पार्लियामेंट में हो जा रहा है, लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। व्यक्तिगत जो चर्चाएं नहीं करनी चाहिए उस पर भी आ जाते हैं। यदि दोनों में अंतर है। यदि आज आप संसद में होते हैं तो आप क्या प्रयास करते कि ये ना हो? ऐसा क्या प्रयास करते हैं? बस समय बदल चुका है, किसी के प्रयास करने न करने का कोई मतलब नहीं है। उस समय का माहौल कुछ और था, आज का समय अलग है। ऐसा नहीं कि सिर्फ विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में परिवर्तन आ चुका है। सर, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में ही हैं। हम्म। ऐसे में ये नहीं है, दोनों लोग, दोनों में परिवर्तन। परिवर्तन हो चुका है। जी। बोलने का नजरिया बदल चुका है। क्या आपको लगता है भविष्य में अमर्यादित भाषाओं को लोग नियंत्रित करेंगे और इससे बचाव रखेंगे? ऐसा तो नहीं लग रहा है। तो लग रहा है कि और बढ़ते ही जा रहा है। तो आपकी सरकार इसके लिए कुछ कर सकती है कि रुके ये? अब पहल दोनों तरफ से होगी तभी जा करके होगा, एक एक के पहल करने से थोड़े होगा। जी। विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, जब दोनों पहल करेगा तभी जा करके यह बात रुकेगी, और सही विषयों पर, सार्थक विषयों पर चर्चा होगी। आपके अनुसार नेताओं में टकराव होते हैं और अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या जनप्रतिनिधि और जनता के बीच भी दूरी बढ़ रही है आज के समय? बढ़ी है। क्या कारण है? अब कारण यही है कि जनप्रतिनिधि जो है वो जनता के बीच कम जा रहे हैं, तो दूरी बढ़ेगी ही। वो ज्यादा वीआईपी कल्चर अपना लिए हैं। और पहले के नेताओं का, आप तो मान लीजिए कि आपकी उम्र तो कम है, सुने होंगे कि वो कैसे रहते थे, जनता के बीच में जाते थे, उनके पास कोई दिखावा नहीं था। चलने जितना में वो थे उसी में चलते थे। अब आज तो दिखावा हो गया है कि 15 गाड़ियां लेकर के चलिए, उस 15 गाड़ियां चलेंगे तो उसमें कौन चलेगा? शरीफ आदमी तो उसमें जाएगा ही नहीं, उसके पास टाइम ही नहीं है, काम से फुर्सत नहीं है। तो दिखावा बढ़ गया है आज के समय में। तो इससे बचने के लिए आप जनप्रतिनिधियों को कुछ सलाह देना चाहेंगे? सलाह देने का मतलब, कौन सुनने वाला तो कोई है नहीं। हम इतना जरूर कहेंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के बीच में रहें, और दिखावे न करके उनके बीच रहें, उनकी बातों को सुने, उनकी समस्याओं का निराकरण कराएं। सर, आपने कहा कि कोई सुनेगा नहीं, परंतु आप एक लीडर, वरिष्ठ लीडर है, सीनियर लीडर है। ऐसे में मुझे लगता है कि पूर्वांचल में आपकी पकड़ भी है। घोसी में उपचुनाव हुआ तब भी आपने अपना प्रचार किया विजय राजभर जी के लिए। हम्म। और आज भी कुछ लोग या फिर अधिकांश संख्या में लोग आपको अपना नेता मानते हैं। ऐसे में यदि आप सलाह देंगे तो मुझे लगता है कि लोग स्वीकार करेंगे। नहीं, सलाह देंगे तो जो स्वीकार करने वाले लोग हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन जैसे आप राजनीतिक लोगों की आपने बात किया, जी। तो ऐसे लोग जो निकल चुके हैं वो कहाँ मानेंगे? वो जिस ढर्रे पर निकल चुके हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, तो वो तो उसी आधार पर चलेंगे। जी।
आप जनप्रतिनिधि बनेंगे तो आप भी इसी धारा पे चलेंगे या आपका? नहीं, जैसा मैं पहले था, जी। उसमें हमारे विचार और रहन सहन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। किसी से मिलना, कहीं रहना। मैं सांसद था तब भी 11 बजे 12 बजे रात तक गांव में घूम करके घर आता था। मुझे किसी ये नहीं था कि कहीं इस रास्ते से जाऊंगा तो वहाँ कोई हमारा प्रतिद्वंदी है, चाहे हमारा कोई दुश्मन है, वो इंतजार कर रहा होगा। मुझे आत्मविश्वास था कि हमने किसी का नुकसान नहीं किया है, तो हमारा कोई विरोध करने वाला भी नहीं है, और आज भी है उसी तरह का। सर, सांसद रहते हुए आपने भागलपुर पुल को अपनी उपलब्धि बताया। हाँ। ऐसे में कोई ऐसा भी निर्णय क्या लेना पड़ा था क्या सांसद रहते हुए जो सबसे कठिन रहा हो? और निर्णय कठिन में था बसपा को छोड़ने की बात। वो आप सुने होंगे, जैसे को राजभर सहित कुछ जातियां हैं जो आरक्षण का मांग करती हैं। बिल्कुल। तो राजभर समाज का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं प्रथम सांसद बना है। राजभर समाज के राजभर समाज का देश के प्रथम। देश का प्रथम सांसद बना मैं, जी। आजादी के 52 वर्षों के बाद। तो मैंने उस काम को सोचा कि मेरी जिम्मेदारी है, अब मैं सांसद बना हूं तो इस पर कुछ करना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में 15 दिन का सेशन चला, उसी में पहली बार ही क्वेश्चन लगा दिया। जी। तो उसका जवाब आया, बहस तो नहीं हुई लेकिन उसका जवाब आया कि लिखा था कि सरकार राजभर जाति को अनुसूचित जाति में आरक्षण देना चाहती है। जवाब आया कि हाँ, लेकिन अब इसकी रिपोर्ट मंगाई जाएगी। उसके बाद उसके बाद मैंने 18 जिलों या 20 जिलों का यहाँ सर्वे कराया, आदेश हो गया था, सर्वे करा दिया, रिपोर्ट बन गई। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण प्रमुख सचिव की यहाँ रिपोर्ट पड़ी थी, मुख्यमंत्री थी बहन मायावती जी। मैंने उनसे 3 बार कहा, टालती गई। 2 बार टाल गई, तीसरी बार मैंने कहा, हम कहा भाई कि मेरा काम नहीं है। मैंने कहा कि मुझे पता है ये तो दिल्ली से होगा, आप इसको भेजना है, आपको जो प्रस्ताव तैयार हुआ है उसको भेजना है। तो वहीं पर काफी उनसे बहस हो गई, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगी। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैं अगली बार तुम्हें चुनाव नहीं लड़ाऊंगी। जी, मायावती जी ने खुद कहा। मायावती ने कहा, तो मेरे दिमाग से भी आ गया, तो मैंने इस बार भी मांगा नहीं था, आपने मुझे जबरदस्ती लड़ाया था। जी। तो इस पर और चिढ़ गई और मैंने वहीं से फिर निकला। उन्होंने भेजा नहीं, मैंने आज निकला फिर पार्टी छोड़ दिया। तो एक कठिन निर्णय था उस समय का, जी। क्योंकि समाज के लोग चाह रहे थे कि यह काम हो, समाज के लोगों के हिसाब से मैंने वो निर्णय ले लिया। और तब से मैं यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिला है। जी। लेकिन अपने को संतुष्टि है, जैसे आपने कहा है कि लोग चर्चा करते हैं। करीब 20-22 साल हो गया, लेकिन आज भी लोग याद करते हैं बब्बर राजभर को, सलेमपुर लोकसभा में। जी। चाहे वो किसी समाज का हो, आप पूछेंगे तो कहेगा कि नहीं भाई, वो बहुत अच्छे और ईमानदार व्यक्ति थे। जी। हम्म। आपने बताया कि बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद आपने शायद कांग्रेस ज्वाइन किया। हो, शायद नहीं, सही 9 साल तक कांग्रेस में थे। और और इसी पर्पज से जब प्रस्ताव मुलायम सिंह यादव जब यहाँ मुख्यमंत्री हो गए, 2003 में ही हो गए थे वो। मायावती इस्तीफा दे दी थी, तो फिर मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हो गए थे। जी। कांग्रेस सपोर्ट की थी। मुलायम सिंह से मिलकर हमने वो प्रस्ताव को तो भिजवा दिया। फिर उस प्रस्ताव, चूंकि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तो राहुल गांधी से मिलना था। तो एक कांग्रेसी नेता थे रायबरेली के, उन्हीं के माध्यम से हम लोग गए, मिले। राहुल जी ने कहा कि नहीं ठीक है राजभर जी, मैं इस काम को करूंगा, जी। लेकिन आप मेरे साथ आ जाइए, मेरे पास कोई बैकवर्ड का वैसा नेता नहीं है। आप आइए और मैं आपका काम करूंगा। तो बस वही आरक्षण के चक्कर में, चूंकि मैं था, पार्टी छोड़ा था इधर, तो मैं चला गया कांग्रेस के साथ। 9 साल तक रहा, अनेकों बार मिलता रहा। 1.5-2 महीने पर राहुल गांधी खुद खुद फोन करके बुला लेते थे। हमेशा बात होती थी, तो कब होगा कब होगा, बोले कि नहीं मैं कराऊंगा, जल्द कराऊंगा। उसी बीच में मनमोहन सिंह जी से, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थी मीरा कुमार, बिहार की जगजीवन राम जी की बेटी, उनसे भी हम लोग मिले। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, वो हम लोगों के साथ चल चल करके लेकर गए, सोनिया गांधी के यहाँ मिले हम लोग, मीरा कुमार।
तमाम नेताओं से मिलते रहे इस मुद्दे पर, जी। सिर्फ हाँ होता रहा, हुआ नहीं। फिर इसी नौ कारण आपने कांग्रेस भी छोड़ दिया नौ तो? 9 साल रहने के बाद मैंने फिर कांग्रेस छोड़ दिया, और छोड़ा भी इस विषय पर कि हमको चुनाव था 14 का, जी, लोकसभा का। हमको बुलाया गया, बोला कि आप बलिया लोकसभा लड़िए। जी। जैसे आप कहते हैं कि रसना लड़े थे, जी। रसना भी हमने मांगा नहीं था, जबरदस्ती कहा गया कि नहीं रसना आप चुनाव लड़िए, तो रसना मैंने लड़ गया। उस समय कांग्रेस की हालत क्या थी अब। बाद में 14 में हुआ कि बलिया लोकसभा लड़िए, तो बोले कि बलिया क्यों, लड़ाना है तो हमको सलेमपुर दीजिए, हम सांसद तो हम सलेमपुर से थे। जी। तो बोले कि नहीं आप बलिया लड़िए, आपको दिक्कत क्या है लड़ने में, पार्टी चुनाव लड़ा रही है, पार्टी पैसा देगी, आप चुनाव लड़िए। तो हम कहे कि हमको चुनाव लड़ के नेता नहीं बनना है, उतना नेता तो मैं पूर्व सांसद हूँ, हमको लड़ाना है तो सलेमपुर से देंगे तो लड़ेंगे, नहीं बलिया मैं नहीं लड़ूंगा। कह कि नहीं आपको बलिया ही लड़ना पड़ेगा, तो बोले कि मैं जा रहा हूँ घर, अब नहीं आऊंगा। जी। मैंने छोड़ दिया उनको भी, मतलब बलिया से भी लड़े नहीं चुनाव? नहीं लड़े। मैंने कहा कि बलिया लड़कर कोई नेता थोड़े बनना है कि लड़ेंगे तो हम भाई लोकसभा का चुनाव लड़े थे, मैं पूर्व सांसद रह चुका हूँ, उतना तो उससे बड़ा नेता पहले से ही हूँ, जी। मुझे बलिया नहीं लड़ना है। लड़ेंगे तो सलेमपुर आप देंगे तो लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। फिर बाद में इधर आ गए भाजपा में, तो भाजपा भी बिना मांगे लड़ाई वहां रसड़ा। रचना रहा। बहुत बहस हुई उस पर, जो जब हमारे हमारे पास फोन आया, मैंने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, रचना छोड़ करके आप उत्तर प्रदेश में कहीं लड़ा दीजिए, लड़ लूंगा। जी। तो बोले कि क्यों, बोले कि वो सब वहाँ जो बसपा का प्रत्याशी ठेकेदार है पैसे वाला, सारे लोगों को पैसे पर मैनेज कर लेगा, वहाँ लड़ना ठीक नहीं है। तो बोले कि सब मालूम है हम लोगों को, लेकिन लड़ना आप ही को है। बार बार दबा के नहीं लड़ना बाबा राजभर को ही है, तो मैं लड़ा, बढ़िया से लड़ा। त्रिकोणी लड़ाई थी, लेकिन लास्ट में 2 दिन जब रह गया चुनाव, सब पैसे के बल पर इधर से उधर वोट भगा, और फिर उमाशंकर का चुनाव जीत गया। सर, आपने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा इस कारण कि अनुसूचित जाति में राजभर समाज को नहीं नहीं, मिला है, प्रस्ताव भेजना था, उन्होंने नहीं भेजा नहीं है। भेजा। कांग्रेस भी इसलिए छोड़ा कि आपने सलेमपुर से टिकट मांगा और दे रहे थे बलिया से, और बार बार आपने प्रयास किया कि इनके सरकार में ही अनुसूचित जाट जाति का, में राजभर को जोड़ दिया जाए, हाँ उसमें भी नहीं हुआ। नहीं फिर हुआ। आप भाजपा में आ गए, भाजपा में भी सक्रिय रूप से राजनीति कर रहे हैं, तो क्या भाजपा से भी ये आपका मांग है? चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, इस पे विचार करेगी सरकार? पेंडिंग में है। आपने यहाँ भी किसी के माध्यम से, अपने पत्रक के माध्यम से किसी को? नहीं जाओ, अपने पत्रक दे करके प्रधानमंत्री के यहाँ, राष्ट्रपति के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, सबके यहाँ दिया गया है। जी। और लोग भी लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, क्योंकि अब इसमें है केवट मल्लाह बिंद वाली जातियां, जैसे संजय निषाद है, जी। मंत्री हैं गठबंधन में, जी। जी। वो भी इसमें अब लगे हुए हैं। एक हमारे समाज के नेता हैं ओम प्रकाश जी राजभर, जी। तो वो भी इसमें हैं, गठबंधन में आ गए हैं। तो वो भी कभी सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू करने की बात करते हैं, कभी आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन उम्मीद है कि भाजपा करेगी इसको। सर, आपने ओम प्रकाश राजभर जी का नाम लिया, जो कि पंचायती राज मंत्री हैं, हाँ जी, और दूसरा आपने संजय संजय निषाद, निषाद जी का भी नाम लिया, वो भी कैबिनेट मंत्री हैं। तो दोनों इसी समाज में जुटे हुए हैं ना, आरक्षण वाले में ये लोग भी हैं। आरक्षण में तो चलिए आपके साथ हैं वो, और हम्म। मुद्दों पर आपको इनकी राजनीति कैसी लगती अब वो देखिए, जो भी आदमी राजनीति कर रहा है, पार्टी बना रहा है, तो लोगों को जोड़ने के लिए अपने हिसाब से वो बयान देता है, है? जी। कैसे उनके लोग खुश रहें, कैसे लोग जुटें। और चूंकि गठबंधन की राजनीति चल रही है, पार्टियां यदि अकेले सोचती हैं कि हम नहीं बहुमत कर पाएंगे, तो मिला लेती हैं कुछ लोगों को गठबंधन में, यही चल रहा है। विचारधाराएं तो अलग हैं। आपने भी बताया कि 22 में भाजपा ने आपको जबरदस्ती रसड़ा से चुनाव लड़वाया, हम्म। ऐसे में अब अगली तैयारी आपकी क्या है? 71 लोकसभा सलेमपुर, भाजपा से ही भाजपा से। आपने तैयारी प्रारंभ कर दिया है? हम्म। यानी आगामी 2027 में विधानसभा के चुनाव को आप नहीं नहीं नहीं, जीतेंगे? कहीं आवेदन नहीं किया है, नहीं कहीं मांग नहीं कर रहे। और फिर से एक बार भाजपा ने? अब वो क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन हमारी तैयारी सलेमपुर लोकसभा की है, 29 की। जी। राजनीति में नहीं थे वैसे ही आज भी है, या फिर राजनीति में आपको भी कुछ बदला है?
अब बदलने का एक राजनीति में नहीं थे, सिंपल थे। राजनीति में आए तो कुछ संसाधन बढ़ गए, जैसे कॉलेजें बन गया, चलने के लिए गाड़ियां हो गई, लेकिन विचार रहन सहन वैसे ही है जैसे पहले था। सांसद थे और आज नहीं है तब भी वैसे ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भाजपा में आप हैं सक्रिय रूप से, तो भाजपा की विचारधारा पसंद है या फिर भाजपा के नेता? दोनों दोनों पसंद है, विचारधारा भी है, नेता भी पसंद है। देश का भविष्य किधर जाते हुए आप देख रहे हैं? विकसित भारत की तरफ अग्रसर हाँ, है? उधर चल रहा है, बढ़ रहा है। यानी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। काफी देश तरक्की कर रहा है। हालांकि ये ऐसा नहीं कि इसके पहले कुछ नहीं हुआ है। जी पहले भी जो रहे हैं देश के सरकारें रही हैं, प्रधानमंत्री, वो लोग भी देश के लिए किए हैं, लेकिन जितना इधर हुआ है पहले नहीं हुआ था। जी। आज जो पूरे विश्व में मोदी जी की लोकप्रियता। लोकप्रियता बढ़ी है, पहले ऐसा नहीं था। जी। आपके पार्टी के अभी जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन जी। हाँ, बिहार वाले। जी, जो कि बिहार सरकार में मंत्री थे। हम्म। ऐसे में इस राजनीति को, इस भाजपा के नीति को आप कैसे देखते हैं कि एक सामान्य कार्यकर्ता को ऐसा राष्ट्रीय है अध्यक्ष बना कि दिया? भाजपा में हम देख रहे हैं, हम तो इधर करीबन 7 साल हुआ भाजपा में आए, जी लेकिन हमने देखा है जिसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही है, न कोई जान रहा है, मतलब चर्चित नहीं है कहीं, प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर, भाजपा ऐसे लोगों को लाकर कुर्सी पर बैठा देती है। हम्म, जैसे अभी आपने हरियाणा में देखा, दो दो मुख्यमंत्री बने। जी जी देखा। इसके अभी वर्तमान में, इसके पहले थे। जी। महाराष्ट्र में फडणवीस जी आ गए। फडणवीस जी तो पहले से थे, लेकिन मतलब इस स्तर पर नहीं थे। नहीं, पहले भी मुख्यमंत्री ही थे सर। नहीं, जब मुख्यमंत्री बने उसके पहले, मुख्यमंत्री से पहले, वो विद्यार्थी परिषद से अपनी तो हाँ, राजनीति। वो तो थे भाई, संघ में थे, काम जी कर रहे थे। अभी मध्य प्रदेश में मोहन यादव आ गए। जी ऐसे ही भाजपा कब किसको उठा करके और बड़ी चेयर कुर्सी पे बैठा देगी, एक संदेश है पार्टी में काम करने वाले लोगों के लिए। जो लोग पार्टी में काम कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा संदेश है कि आप बढ़िया काम करेंगे तो कभी भी आप जमीन से ऊपर तक जाकर बड़ी कुर्सी पर पहुंच सकते हैं। यही एक संदेश है पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए, नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना। ये दृश्य अन्य राजनीतिक दलों में भी देखने को मिलता है या नहीं, अन्य जगह नहीं है, ये भाजपा में ही है? भाजपा में ही है। आपने बताया कि ये संदेश है अन्य ऐसे। दलों का मतलब देखिए, कांग्रेस, आप इतिहास पढ़ेंगे तो नेहरू जी से लेकर के राहुल जी। राहुल गांधी तक सब उसी में इधर उधर घूम रहा है। जी सपा में देखेंगे तो वही है। बिहार में लालू की पार्टी, आरजेडी में देखेंगे तो वहां भी वही है। मुख्य रूप से जो इधर की पार्टियां हैं, उत्तर भारत की। लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं है। जी। आपने अभी बताया कि आपका व्यक्तिगत राय ये है कि आप सलेमपुर से 29 में लोकसभा का चुनाव लड़े, हाँ, हाँ, परंतु आपने ये भी कहा कि भाजपा किसी को भी कहीं बैठा देती है। हाँ, कर देती है ना। ऐसे में आप। अभी हमारे यहाँ के, हमारे समाज के सकलदीप राजभर थे, हाँ। राज्यसभा के सांसद हुए थे। जी वो एक बाइक उनका नाम आया और उनको बुलाया गया, कहीं चर्चा में नहीं था, उनको बुला करके राज्यसभा बना दिया गया। जी। ऐसा, मतलब कहना कि भाजपा कब किसको कहाँ कर देगी, जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वहां उसको बैठा सकती है। तो इसी से जुड़ा सर मेरा प्रश्न ये है कि आप तो लोकसभा सलेमपुर से टिकट मांग रहे हैं, परंतु भाजपा यदि आपको राज्यसभा भेज दे, विधान परिषद भेज दे, तो फिर आप। नहीं, ये तो पार्टी के ऊपर हम कब क्या करेगी, लेकिन हमारी तैयारी तो लोकसभा की है। जी अब पार्टी जैसा जरूरत समझेगी वैसा कर सकती है। सर, आपके बगल वाले जनपद मऊ में घोसी के वर्तमान विधायक सुधाकर सिंह जी का दुखद निधन हो गया। हाँ, ऐसे में वहां उपचुनाव होने की संभावनाएं हैं, तो आपको क्या लगता है यदि उपचुनाव होगा तो वहां कौन जीतेगा, भाजपा या फिर कोई और अन्य दल? देखिए, हमको तो अभी उपचुनाव की संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि फरवरी आने वाला है, अगले साल फरवरी तक ही चुनाव हो जाने हैं। जी। हालांकि ये भी नियम है कि 6 महीने के अंदर। छह, यदि सीट खाली हो तो 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए। जी
तो यदि चुनाव होगा भी तो कोई 6 महीने के लिए विधायक होगा, तीन जी। 3 महीना पहले ही फिर सरकार भंग हो जाएगी, जी। चुनाव की घोषणा हो जाएगी। जी। तो ऐसे कुछ स्पष्ट हो नहीं पा रहा है कि चुनाव होगा ही कि नहीं होगा। लेकिन चुनाव होगा तो वहाँ फिर भाजपा जीतेगी। भाजपा जीत जाएगी। सर, विपक्ष को कोई आप सलाह देना चाहेंगे? विपक्ष को क्या सलाह देंगे? यदि आप देना चाहें तो। नहीं, उन्हें क्या सलाह देना है भाई। विपक्ष, उनकी राजनीति अलग है, विचारधारा अलग है, और उन्हें हम सलाह क्या देंगे। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि विधानसभा या पार्लियामेंट में उसमें जो विषय आ रहे हैं, जनहित के मुद्दे आ रहे हैं, जिसे जनता से संबंधित मुद्दे हैं, छात्रों से संबंधित मुद्दे हैं, किसानों से संबंधित मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दों पर सार्थक चर्चा करें और सरकार का साथ दें। सलेमपुर की जनता के लिए कोई संदेश? सलेमपुर की जनता तो हमें एक बार यहाँ पर मौका दे चुकी है। हाँ, ये है कि गैप ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं समय समय पर उनके बीच में जहाँ जो लोग बुलाते हैं जाते रहता हूँ। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि जैसे मैं पहले था वैसे आज भी हूँ, विचारों में कोई परिवर्तन नहीं है। मैं यहाँ की जनता के साथ हूँ, दुख दर्द में साथ रहूँगा और रहता भी हूँ। सर, लास्ट क्वेश्चन। माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित देश में जो और अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं पत्रकारिता के, और उनमें जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सबके लिए आपका प्यारा संदेश क्या कुछ है? अब जो पत्रकारिता कर रहे हैं, देखिए, पहले पत्रकारिता थी, एक निष्पक्ष पत्रकारिता होती थी, लेकिन आज उसका भी ट्रेंड बदल गया है। जैसे हम लोग देखते हैं टीवी वगैरह चैनलों पर, जो पहले के समय में जो पत्रकार बनकर आते थे, निष्पक्ष रूप में निडर होकर के और सही बात को रखते थे, ऐसे में बहुत कम रह गए हैं। और ज़्यादा लोग तो जैसा माहौल देख रहे हैं उस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो उसमें हम इतना ही कहना चाहेंगे कि यह एक ऐसा संस्था है, जो भी यहाँ से निकल कर आते हैं काम करने के लिए, और निष्पक्ष और निडर होकर के अपनी कार्य को करें, अपनी बात को रखें। सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम आपके प्रति आभार ज्ञापित करते हैं। और आपसे कहना ये है, ऐसे और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विथ राष्ट्र को। धन्यवाद।